ओके फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे आज नेटवर्क थ्योरम के बारे में। जो अगर हम नेटवर्क थ्योरम में बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि नेटवर्क थ्योरम कुछ नहीं है, नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है इसके रिगार्डिंग रहता हुआ है। तो नेटवर्क थ्योरम में अगर आपको जानना है तो आपको बस बेसिक चीज़ें जाननी होंगी जो आपको पता है। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किरचॉफ्स लॉ। व्हाट इज़ किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जो केवीएल होता है और दूसरा हमारा केसीएल होता है। ये सबको पता है। अब केवीएल केसीएल क्या होता है? केवीएल जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है जिसका मतलब है कि किसी भी कोई सर्किट्स है, सपोज ये सर्किट हमारी है, ठीक है, तो इस सर्किट्स में इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इन दोनों का जो समेशन होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ जो वोल्टेज के बाद जो करंट निकल के आया है और यहाँ जो आ रही है उसका ड्रॉप जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ लिखा है समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ ड्रॉप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -IR इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिस इज KVL। ओके, हम इसका सबसे पहले हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब ये आपको और चीज़ में बेसिक बता दूं, जब भी आप सर्किट सॉल्व करोगे तो आपको पता होगा कि केवीएल में क्या होता है। हम जब लूप बनाते हैं तो हमें या तो करंट फॉर्म करना रहता है या वोल्टेज फॉर्म करना रहता है। तो जब ये इक्वेशन बनता है केवीएल का तो इस फॉर्म में निकलेगा, और जब केसीएल हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे इनकमिंग करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग ऑब्लिक आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल। दिस इज अ सेकंड केस। ठीक है, तो समेशन ये आपका देखेंगे, ये इनकमिंग करंट C1 है, आउटगोइंग करंट अगर C2 है तो ये माइनस का साइन है। ठीक है, दिस इज ए बेसिक थिंग्स जो केवल केसीएल हम यूज़ करते हैं, और इसका हम बहुत आगे कुछ हमें जब सॉल्व करेंगे तो पता हमें चलते जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी इसके पहले कुछ चीज़ें हम जान रहे हैं कि हमारे जो भी इतने भी सर्किट्स होते हैं, ये क्वेश्चन देखिए हम बहुत फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज होते जाएगा और आप सॉल्व करते जाओगे। सबसे पहले हमारे पास सर्किट कैसे होते हैं, सर्किट किसको बोले हैं? तो सर्किट उसको बोलेंगे जिसमें हमारा सोर्स, रेजिस्टेंस, मतलब एक्टिव और पैसिव एक्टिवमेंट दोनों रहे, जिसको हम सर्किट कहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट किसको बोलते हैं? ठीक है, अभी बहुत सारे आपने देखा होगा लीनियर सर्किट किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर सर्किट किसको बोलते हैं, बायरेटर सर्किट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पैरामीटर जो होते हैं जिसका कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस हमारा लीनियर सर्किट्स में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो पैरामीटर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। नॉन लीनियर सर्किट वो होते हैं जिसका पैरामीटर जो होता है वो चेंज होता है। अगर किसी सर्किट्स में कोई जा रही है सर्किट, ठीक है, तो उसके कारण जो होता है पैरामीटर जो होता है करंट या वोल्टेज कारण चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन लीनियर सर्किट। जैसे कि हमारा इंडक्टेंस, ठीक है, दिस नॉन लीनियर सर्किट। अच्छा, दूसरी से मैं बोलेगा यूनी डायरेक्शनल सर्किट, यूनी डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शन, यूनी का मतलब से ही कॉमन है कि आपका एक डायरेक्शन में काम, यूनी मतलब वन, तो डायोड हमारे यूनी डायरेक्शन में आता है। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में जाएगा दूसरे डायरेक्शन में करंट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो नहीं करता। बाई डायरेक्शनल, जो दोनों डायरेक्शन में जाने से इसको कोई भी सर्किट में चेंज नहीं होती है, तो हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक्टिव एलिमेंट जो खुद का जिसके पास खुद का एक्टिव, जिसके खुद के पास इसके पास सोर्स अवेलेबल होता है उसको एक्टिव सर्किट बोलते हैं। पैसिव सर्किट जिसके पास दूसरे के खुद के पास सोर्स ना होकर वो किसी उसकी वैल्यू जो होती है दूसरे पावर सोर्स के साथ क्लब रहती है, उसको हम बोलेंगे पैसिव सर्किट्स। ठीक है, ये हमारी नोड्स ब्रांच, किसी पॉइंट्स पे दो या दो से अधिक सर्किट्स निकल उसे हम नोड बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। दिस इज बेसिक फिनोमिना ऑफ नेटवर्क सर्किट्स। हम उसमें आगे चलते हैं। नेटवर्क सर्किट में अगर कहीं भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो पूछता जाता है इन थ्योरम्स में। अब इन थ्योरम्स में क्या होता है, या तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है या उससे बेसिक फिनोमिना आता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है इस नेटवर्क थ्योरी का सबसे बड़ा पहला पार्ट होता है, और इसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से सबको पता है कि एक सर्किट से, जैसे यहाँ पर सर्किट है, थोड़ा फास्ट है पर आपको ट्रिक भी हम बताएंगे। सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है सबसे पहले आप एप्लीकेबल लीनियर सर्किट पे ही होती है। लीनियर सर्किट का मतलब होता है कि वो सर्किट जिस पे आपका कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें ऐसा क्वेश्चन सेफ हो जाते हैं। सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है हम आगे चल के देखते हैं। गेट्स में और बाकी जगह पे सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, IAS में भी आया हुआ है, CSE में सॉल्व करने के क्वेश्चन में भी शायद है, पर हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा आगे फास्ट चलते हैं। सपोज यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स V1 है 20 वोल्ट, दूसरे सोर्स है 28 वोल्ट V2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सपोज हमें पर्टिकुलर 12 ओम के अक्रॉस हमें निकालना है कि कितना करंट जाएगा सोर्स 1 के रिगार्डिंग और सोर्स 2 के रिगार्डिंग।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक सोर्स को हमें 1 by 1 लेना है। दिस इज द थंब रूल ऑफ द सुपरपोजिशन। जैसे ही हम 1 by 1 लेंगे, हमें क्या करना रहेगा, दूसरे सोर्स को हमें सॉर्ट करना रहेगा। सपोज हमने सोर्स 1 को 21 वोल्ट को पहले लिया है। जब हमने पहले लिया है तो क्या करेंगे, सोर्स 2 को हम सॉर्ट कर दिए, जैसे मैंने पहले बताया। शॉर्ट्स करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले हम इसको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब चूंकि ये शॉर्ट हो गया तो ये इसके पैरेलल आ गया, देखिए यहाँ पर ये इसके साथ, इसको हम ऐसे करके ऐसे घुमा के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 ओम इधर आ गया, ये 10 ओम घूम के इधर आ गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल। अब देखिए पैरेलल सीरीज कम्युनिकेशन मैंने नहीं बताया है, और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे आपको बताने की ज़रूरत भी है, हम सिर्फ आगे चल रहे हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड पे इन दोनों का ऐड कर देते हैं। दिस इज ए किया हुआ है, ठीक है। जब इन दोनों को जो भी वैल्यू आएगी, अब ये सिंक के साथ ये इसके साथ है, तो करंट जो फ्लो होगा ऐसे करके फ्लो होगी, तो इस सीरीज में आ गई। इसलिए जब हम सॉल्व करेंगे पूरे फॉर्मूला को, तो हमें क्या लगेगा 13.45 ओम जो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही ये टोटल रेजिस्टेंस में मिलता है, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है, पावर सोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब असली ट्रिक तो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। असली ट्रिक तो हमें यहाँ शुरू होती है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। अब देखिए, जैसे ही आपने वहाँ पर ये वैल्यू है, हम इसको कैसे डिनोट करना है, I1 डैश। I1 डैश मतलब सोर्स 1 का करंट 1 डैश शुरू हो रहा है। V 20 ओम है, रेजिस्टेंस में 30.45 है, हमने करंट निकाला, दिस इज करंट, ठीक है। अब ये जो करंट आपका निकल रहा है 4.187, ये करंट फ्लो हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पर करंट फ्लो शुरू हो रहा है। रियलाइज कीजिए, करंट यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि ये ही सोर्स के कारण कम्बिनेशन ऑफ द सर्किट होकर यहाँ निकलिए, करंट यहाँ फोर्स फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट सोर्स होकर यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ करंट, अब यहाँ पर करंट में करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो I2 डैश हो जाएगा और एक I डैश इसलिए हो रहा है क्योंकि I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट फॉर 1.45 था, इस सर्किट में जाने के लिए और इस सर्किट में जाने के लिए हमारे पास करंट डिवाइडर रूल बनता है। व्हाट इज करंट डिवाइडर रूल? करंट डिवाइडर रूल इज नथिंग बट, हमें जिस ब्रांच के क्रॉस करंट निकालना है उसके सामने रेजिस्टेंस लेते हैं और डिवाइड बाई दोनों का ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। दिस इज करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। ये देखिए हमने आगे भी यही किया है। I2 डैश निकालने के लिए 10 ओम के अक्रॉस अगर हमें चाहिए था, 10 ओम के अक्रॉस अगर हमें चाहिए, ये देखिए 10 ओम इधर है, 10 ओम के अक्रॉस अगर चाहिए तो मल्टीप्लाई 12 किए हैं, दोनों का ऐड करके नीचे डिवाइड कर दिए हैं। हमने डिवाइड करके 1.1 के निकाल दिए। तो हमारे I1 डैश जो होता है ना, ठीक है, ये हमारा I2 डैश हमारा कितना हो गया, 0.18 आ गया, ठीक है। और हाँ, जब दूसरे अगर हमें 12 ओम का रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसका अपोजिट को था 10 था, 10 निकाल कर डिवाइड बाई 12 करें तो ये हमारे करंट का आ गया, दिस हमारा I1 डैश आ गया। अभी हमने ये जो हमने जितने भी कैलकुलेशन किए हैं ये हमारा सर्किट 1 से किए हैं। सर्किट 1 मतलब सोर्स 1 से। अब हम सोर्स 2 को ले रहे हैं। सोर्स 2 को कैसे लेंगे, 20 ओम को हमने शॉर्ट कर दिया अब यहाँ पर। अब जब हम देखेंगे अपोजिट एंड से तो हमें क्या दिखेगा, ये दोनों सर्किट जो है पैरेलल है, दोनों पैरेलल, ये सीरीज में आ जाएगी। सेम चीज़ हमने यहाँ भी किया, दोनों पैरेलल को दिस इंटू दिस डिवाइड बाई टोटल करके प्लस 10 कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई 14.8 ओम, ठीक है। आगे हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करंट निकलेगा 28/41 तो 1.892 निकल गया। ये हमारा क्या हो गया। अब देखिए I2 डबल डैश की वैल्यू है ना, ये डोंट बी फॉरगेट, I2 डबल डैश पहले ये आया था, हमने जब इस साइड से सॉल्व किया था तो I1 की वैल्यू पहले निकली थी, जिस सोर्स इन पे जो ब्रांच रहेगा उसी करंट निकलेगी। लेकिन हमारा जो बेसिक हमारा जो स्कीम है उसके हिसाब से आप देखोगे, हमारा बेसिक स्कीम जो आ रही थी, ठीक है, उसके हिसाब से ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है और ये हमारा I है। तो इससे सबसे पहले I1 डैश निकला, यहाँ I2 निकला क्योंकि सेकेंड सोर्स है इसलिए I2 डबल डैश निकला, ठीक है। तो ये यहाँ पर जानने के लिए बहुत जरूरी है कि किस सबसे सॉल्व होता है। वैसे सॉल्व आप करना, ये मैंने बेसिक सॉल्व करके सबको दिखाया कि कहीं आप फॉरगेट ना हो, ठीक है। जैसे ही आपकी सर्किट आती है I2 डबल डैश की वैल्यू निकली है, अब हमें फिर से I1 की वैल्यू निकालनी है, I1 डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस करंट निकालनी है तो दिस मल्टीप्लाई जो करंट आ रहा था उसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई एड प्लस 12 करके कर देना है। तो यहाँ पर किया गया है 12 इंटू 8.18 डिवाइड बाई 8/12 तो I1 डबल डैश की निकल गई। अब I1 की डैश डबल डैश की वैल्यू निकल गई, I2 डबल डैश की वैल्यू निकल गई है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा। तो यहाँ पर भी हमने इसको ब्रांच करंट निकाली है। अब देखो टोटल करंट इन डिफरेंट फॉर्म। अब हमें जो करंट आनी थी I1 इक्वल टू I1 प्लस I1, क्योंकि अब हम ब्रांच वाइज चल रहे हैं ना, ब्रांच वाइज
देखेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ब्रांच वाइज चल रहा है। सोर्स 1 हो गया। ये क्वेश्चन बार बार आपको ईएएस में पूछा गया है, फिर भी हम आपको बताते हैं। यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है, I1 डैश, यहाँ से I2 डबल डैश फ्लो हो रही है दिस सोर्स के कारण। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I1 डबल डैश फ्लो हो रही है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I2 डबल 1 डैश फ्लो हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा है कि I1 इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश करके हम सॉल्व कर निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हमने इसको बताया है और बहुत सही तरीके से बताया है। आप इसको सॉल्व कीजिए, बार बार इस वीडियो को आप पूछ करके देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम नेटवर्क थ्योरम आज ही खत्म करना है। अब हम चलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर पार्ट जो इस चैप्टर का है वो है थेवेनिन थ्योरम। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ईएएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे सीजीपीएस छत्तीसगढ़ बोर्ड का हो, एसएससी हो, एवरी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है और इसको आना ही चाहिए। ठीक है, ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो सर्किट आपने सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व किया है वो एक लेंथी प्रोसेस है, पर इसमें आपको बस वो ट्रिक लगाना है और आपको क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो ये है कि ये थेवेनिन थ्योरम उल्टी है क्या है। तो थेवेनिन थ्योरम बेसिकली आपका कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है और उसमें प्लस सीरीज रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि नॉर्टन और थेवेनिन दोनों ऐसे आपके थ्योरम्स हैं। नॉर्टन में आपका वोल्टेज रहता है, नॉर्टन में आपका करंट रहता है और थेवेनिन में आपका वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो कोई भी सर्किट रहेगी तो उसमें आपका रेजिस्टेंस सीरीज में तो रहेगा। ठीक है, नॉर्टन में क्या होता है, कांस्टेंट करंट सोर्स होता है और पैरेलल रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि आपका करंट में हमेशा क्या होता है, जब भी हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में बदलते हैं तो उसको डिवाइड करके इसको क्या करते हैं, आपको याद होगा, नहीं हो तो फिर भी हम उसको अलग से बता देंगे, लेकिन इस टाइप से हमारा फर्स्ट किट बनता है। तो अभी हम इसको थोड़ा एक व्यू देख लेते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं, मज़ा आएगा। सपोज ये सर्किट्स है, इसमें यहाँ पर R1 है, ये R2 है, ये R3 है और यहाँ पर RL है। RL बेसिकली वो पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस होता है जहाँ पर से आपको वोल्टेज को फाउंड करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, जिस लोड रेजिस्टेंस को हमें उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है ETH थेवेनिन वोल्टेज, इसको फाउंड करने के लिए हम इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये निकल गया हमारा, निकल गया। अब हम देखते हैं इसी साइड से हम देखते हैं रेजिस्टेंस। डोंट बी फॉरगेट कि जिस वोल्टेज जहाँ फाउंड करना है या लोड रेजिस्टेंस जहाँ निकालना है उसको हटा के RTH निकाल दो। ठीक है, जब RTH निकालो तो कॉमन सी बात है ये आपका वोल्टेज तो रहेगा नहीं ना, तभी तो आपके, क्योंकि यहाँ भी ओपन हो गया और यहाँ वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से सर्किट तो आपको यहाँ से जहाँ से लोड वहाँ बनेगी, तो इसको भी हम क्या करना, शॉर्ट करना पड़ता है हमें, प्रोसेस है ये। अभी हमारी सर्किट बन के ये बन के तैयार होगी। ये आपका R1 है, सॉरी ये R3 है, ये R2 है, ये R3 था, ये R2 था। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालनी है अब जस्ट अपोजिट, तो ये दोनों आपका क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए और ये सीरीज में हो गया। ठीक है, तो जब इसको आप सर्किट करके निकालोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी ये आपका इस पार्ट में आ जाएगा। ये देखिए RTH RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ पर काउंट कर दिया, करेक्ट हो गया। अब जो आपको करंट निकलेगी, जो आपकी करंट निकलेगी वो ETE, क्योंकि ये आपका वोल्टेज सोर्स है, डिवाइड बाई R प्लस RL होगा। ठीक है, RL आपका जो होगा जो लोड रेजिस्टेंस है, और RTH आपका जो होगा जो टोटल आपने सर्किट से निकाल कर रखा हुआ है। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख ले, ये देखिए 20 वोल्ट 30 वोल्ट के अगर हमें निकालना है, 30 वोल्ट को बाहर निकाल दिए, हम इसको शॉर्ट करना रहेगा। यहाँ पर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, 2 ओम क्योंकि यह कुछ ना कुछ इंटर रेजिस्टेंस रहेगा ना, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इसके साथ ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 6 + 2 = 8 और 24। ठीक है, तो आपका देखेंगे यहाँ पर ऐसा करके ये आपका सीरीज में हो गया, और चूंकि यहाँ से जो आपका जो करंट जो आ रही है वो ऐसे करके फ्लो हो, तो इसमें कोई भी सर्किट्स एक ही सर्किट बन रही है, तो सबके सब सीरीज में हो गए। तो आपका I निकालने के लिए आपका 48 डिवाइड बाई 26 + 6 + 2 = 1.5 ओम आएगा। अभी 1.5 ओम करंट आपका यहाँ फ्लो हो रहा है, तो आपका 24 × 1.5 का करंट करके आपका ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका छोटा सा है, और इसमें सर्किट्स में क्वेश्चन हमेशा आपका देखिए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन आपको थेवेनिन थ्योरम से और नॉर्टन से जरूर आएगा। दिस इज अ
अगर मैं क्वेश्चन से आपने करने वाला रहा तो डेफिनेटली मैं इसमें क्वेश्चन जरूर दूंगा। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं आगे जैसे हम पहुँचेंगे नॉर्टन थ्योरम। अब नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम को बस आपको अपने दिमाग में रख के रियलाइज करते हुए चलना है। ठीक है, दोनों की सर्किट देखिए सेम है। ठीक है, ये 8-12 है, यहाँ पर 10-12 है। अगर ये आपका क्या है कि इसके अक्रॉस अगर आपको करंट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हमें 12 ओम के अक्रॉस अगर हमें निकालना है करंट, ठीक है, अच्छा सबसे पहले मतलब इसमें कॉन्स्टेंट करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस होता है जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करें, करंट सोर्स में करंट तभी फ्लो होगा जब कोई पाथ कंप्लीट होगा और तभी डेवलप होगा जब कोई सर्किट ओपन रहेगी। तो अगर इसके अक्रॉस में करंट निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, जैसे ही शॉर्ट हमने कर दिया है, ठीक है, अब करंट जो यहाँ से जो करंट का पाथ है वो सिंपल ये पाथ बन गया ना, ये वाला पाथ तो में करंट तो फ्लो होगी ही नहीं, लॉजिक से है। ये वाला पार्ट भी तो करंट अब फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पर तो पूरा डेड शॉर्ट हो गया है। तो जब डेड शॉर्ट हो जाएगा तो सिर्फ इस वोल्टेज का रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है, वो 8 ओम आ रहा है, इसलिए और करंट क्या होएगा 20/8 हो जाएगा, 2.5 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। डेड शॉर्ट अब करेंगे तो करंट कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस के सामने अगर कोई डेड शॉर्ट है तो वहाँ पर से आगे करंट फ्लो होगी ही नहीं, ये थंब रूल है। अब यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट करेंगे सर्किट्स को, तो ये करंट सोर्स में बन जाएगा, ये डेड शॉर्ट हो गया है, 10 ओम 14 ओम हो गया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस हमें क्या करनी है, अब करंट हमें इस ब्रांच भी निकालनी है, इस ब्रांच में तो ये 10 + 14 = 24 हो गया। क्लियर है, करंट हो गया। अब इसके अक्रॉस हमें करंट निकालनी है, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ करंट निकालनी है। तो आपको क्या है 8 और ये 10, ये आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका टोटल आपका ये यहाँ से यहाँ जब आपकी करंट जो हो जाएगी इन दोनों का पैरेलल हो गई है, तो पैरेलल का सर्किट RN जो होगा टोटल क्या होगा 6 ओम होगा। तो ये आपका बन गया सिंपल सा सर्किट। करंट जो हो रही है 2.5 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, 6 ओम आपका जो डेड शॉर्ट की वैल्यू वो आपकी वैल्यू होगी 6 ओम, और 12 ओम आपका जो होगा जो आपने वहाँ से बाहर करके सेट को निकाल दिया था। दिस इज अ एक्चुअल प्रोसेस। करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको फिर से निकालेंगे कि यहाँ का आपको करंट की वैल्यू पता है क्योंकि ये करंट इस लूप में फ्लो हो रही है, दूसरे लूप में आपको इसको करंट डिवाइड रूल निकालेंगे और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक इट्स ओके। नाउ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, देखिए हम थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, हम समझ पा रहे हैं। फिर ये लगता है आपको कहीं कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स का पूरा आंसर दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है? ठीक है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत पुराने SSC में आए हुए थे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का मैक्सिमम ये है कि कोई भी सर्किट से मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर हो सकती है, बस ये जानना हमें, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी सर्किट्स होती हैं जब तक उसमें लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और आपका जो रेजिस्टेंस है उस ग्रिड की, वो अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। ये थंब रूल है। जैसे ये आपके वोल्टेज सोर्स है, ये RTH है, ये RL है, ठीक है, तो पावर जो होगी मैक्सिमम पावर क्या होगा आपका लोड के अक्रॉस में I² R के फॉर्मूले में जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये करंट फ्लो होने के लिए आपको करंट की वैल्यू में ETH / RTH + RL हो गया, और RL तो ऑलरेडी है ही, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। I की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज / R करेंगे, R तो 2 है यहाँ पर, तो 2R आ जाएगा, तो TH है और RL है, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू RL हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है कि अगर RTH जो होती है, जो लोड रेजिस्टेंस जो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो RL होता है। तो यहाँ पर क्या करें, हम RL की वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि अब ये भी RL हो गया और ये भी RL हो गया, ये भी RL हो गया, ये भी RL हो गया, तो RTH² हो गया प्लस क्या होगा, अब इसको देखिए 2RL हो जाएगा, 2RL का स्क्वायर करेंगे तो 4RL² हो जाएगा, ये RL कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है ETH/4RL हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला है। ठीक है, ETH/4RL, यही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशंस है। और इसी से क्वेश्चन पहुंचता है, अगर इतना वोल्टेज है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का लोड इतना है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द कंडीशंस, दिस आर द कंडीशंस। ठीक है, मेरे ख्याल से आई हैव कंप्लीट द चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो घुमा फिरा के आए चाहे कुछ भी करके आए। ये है आपका डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मान लो कोई सर्किट है, आपको डेल्टा स्टार, अभी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो सब होते हैं, इसमें से कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको एक ट्रिक हम समझाते हैं। मान लो कोई डेल्टा है, डेल्टा में देखिए हर एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है, तब पावरफुल सर्किट। ठीक है, सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस, इसको ब्रेक करने में आपको बहुत दिक्कत लगती है सर्किट्स हो ना। इसमें देखिए, इसमें एक ही एंड जो है कनेक्टेड है आपस में, तोड़ने में बहुत आसान। ठीक है, लेकिन जोड़ने में अगर हम इसको तोड़ के सिंगल जॉइंट्स में करेंगे और इसको हम तोड़ के इसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा? तो इसी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। बस इसको सिंपल याद रखना है कि कोई भी दोनों सर्किट में कोई भी सर्किट हो ना, बस सामने का जो आर्म्स है ना उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना। R31 प्लस R21 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले अगर हमें इसको निकालना है, सपोज हमने क्या किया है, हमें इसका निकालना है, इसको निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है ना, आपको सबका ऐड कर डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि आपको बड़ी क्वांटिटी को, स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी को आपको ब्रेक करना है, तो सभी को समीशन को आपको ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका एक ही समझ ये है कि कोई भी सर्किट डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो आपको डिनोमिनेटर को हाई रखना पड़ेगा। जब आपके पास खुद का डिनोमिनेटर हाई रखेगा तभी तो ब्रेक होगा ना। ये डिनोमिनेटर को हाई करने के लिए आपको क्या है, दिस इंटू दिस करना है और डिवाइड में सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला। R31 इंटू R21, R31 R21 R2, ये सबसे पहले जो फॉर्मूला है, दोनों हमको मल्टीप्लाई करना है, और चूँकि हमें इसको ये आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हमें डिवाइड बाई क्या करना है, सबको हाई क्वांटिटी ऐड करना है, इसलिए हमें क्या करना है, सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है। यहाँ भी कर देना है R21 R31 डिवाइड बाई सबका, दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाई सबका एडिशन, ये आपका फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें इस आर्म्स में निकालने हैं, अगर हमें ये आर्म की वैल्यू निकालनी है तो इस आर्म्स की वैल्यू निकालने के कारण इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ये ऑलरेडी छोटी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है ना, तो इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें अब तीनों को, अभी देखिए अभी मैं इसको हमें कन्वर्ट कर रहा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला आर्म्स बन गया। ठीक है, लेकिन क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये तो इसके साथ भी इंटरलॉक्ड है ना, ये तो इसके साथ भी इंटरलॉक्ड है, ये तो इसके साथ भी इंटरलॉक्ड है, ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ भी इंटरलॉक्ड है, ये रेजिस्टेंस इसके साथ भी इंटरलॉक्ड है, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें आपस में ऐड करते हुए चलना है ना। तो ये सब ऐड करते हुए चलोगे तभी तो आपका चलते हो जाएगा, और सामने रेजिस्टेंस डिवाइड कर देना है। तो R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, R2 प्लस R2 इंटू R3, R3 इंटू R1 डिवाइड बाई जो सामने का रेजिस्टेंस है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई आपने किया है, सामने रेजिस्टेंस से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको और रिजॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे रिजॉल्व होता है, R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R1, ये भी आप निकलता है, एक्चुअली निकलता है। ठीक है, क्योंकि R3 अपने कॉमन लिए, उसके इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 3 प्लस दिस और दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सामने वाले से डिवाइड कर दो, और इन दोनों ऐड को हमें ऐड करना है, इन दोनों चीज़ को हमें ऐड करना है ना, तो यहाँ R1 प्लस R2 कर दो, बात खत्म, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ पर R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये निकल गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका R2 निकल जाएगा ना। ठीक है, तो R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R1 प्लस R3, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कैसे पूछ जाता है, मान लो कि बोले कोई डेल्टा सर्किट्स है, ठीक है, 1 1 1, कोई डेल्टा सर्किट्स है,
ठीक है। डेल्टा सर्किट में अगर 1 रेजिस्टेंस है तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिनोमीटर हाई रहेगा इसमें, ठीक है, कॉमन सी बात है ना। डिनोमीटर तो तीनों का ऐड करके 3 कर दो, ठीक है, यहाँ पर आर आ जाएगा, जो हमने किया 1 × 1 हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा को कन्वर्ट करेंगे तो बोलेगा स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ये 1 1 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 डिवाइड बाई 1, 3 हो जाएगा बस, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम का हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं एक बुक्स देख रहा था, इस लवली बुक, ठीक है, बहुत अच्छा है, इस बुक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है। कल हम वीडियो डालेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस के बारे में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट करते करते आगे चलता है। तो इसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो आप बताइए, आपको मज़ा आएगा, क्वेश्चन पूछिए आपको, तो आपको और अच्छा लगेगा। तब के लिए स्वस्थ रहिए, कल वीडियो के लिए हम तैयार रखेंगे। टारगेट CSCB 2021। धन्यवाद।